हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 के बारे में। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक सुल्तान या प्रथम तुगलक शासक कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह था गयासुद्दीन तुगलक। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जबकि मलिक तुगलक का यह पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक मलिक तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। इसका समय पीरियड था 1320 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का समय था। आपको बताया गया कि यह दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, कह सकते हैं प्रथम शासक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो शासक बना यह बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था यह था 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो समय था यह था 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक, है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो समय था मोहम्मद बिन तुगलक का। सन था 1333 ईस्वी का और इसी के समय इब्न बतूता आया था। इसकी पुस्तक का नाम था रेहला। इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक को लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। ठीक, तो अगर हम बात करें इल्तुतमिश की तो इसका जो समय था यह था 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का समय था 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। और महमूद गजनवी का समय था 999 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, लेकिन यह दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं था। ठीक, अगला एक दिख रहा है आपको, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का था। इसका समय पीरियड था 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक और यही खिलजी वंश का अंतिम शासक था। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को स्वयं से खलीफा घोषित किया था। खलीफा घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश पर 3 लोगों ने शासन किया था। सबसे पहला जो संस्थापक था वह था बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का समय कितना था? 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक का समय था। किसका? बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था सिकंदर लोदी, यह गद्दी पर बैठा। लोदी वंश का दूसरा शासक कौन है? तो सिकंदर लोदी है। इसका समय है 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। और अंतिम जो शासक था लोदी वंश का वह था इब्राहिम लोदी। इसका समय था 1517 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी में ही इब्राहिम लोदी के समय ही आक्रमण हुआ था बाबर का। और बाबर से जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को कहा गया था पानीपत का युद्ध। किसका था? इस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसको कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मार दिया गया। और इसी समय से ही, मतलब इब्राहिम लोदी के अंत के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और दिल्ली पर एक नवीन वंश स्थापित किया गया जिसको कहा गया मुगल वंश। तो मुगल वंश का स्थापना हुआ है बाबर के द्वारा। और कब हुआ है? तो वह हुआ है 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को मारकर, यानी हत्या करके, युद्ध में पराजित करके। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? यह था बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों ऑब्लिक मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसमें दिया गया है अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसाफ। डी है इनमें से कोई नहीं। तो अली गुरसाफ जो नाम था यह अलाउद्दीन खिलजी का था। यह नाम किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अली गुरसाफ। और अबू रेहान ये नाम था अल-बिरूनी का। अल-बिरूनी का नाम क्या था? तो अबू रेहान था। और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसी ने 2 पुस्तक लिखा था। एक का नाम था किताब उल हिंद, दूसरे का नाम था तारीख ए हिंद। किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद पुस्तक का लेखक कौन है? तो वह था अल-बिरूनी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर अस्थाई दिया है जबकि होना चाहिए था अस्थाई। ठीक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी या अस्थाई सेना का गठन किया? तो इसमें है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले अस्थाई सेना का गठन किया था। अस्थाई सेना का गठन किया था। साथ ही साथ नकद वेतन के आधार पर, नकद वेतन के आधार पर, और दूसरा इसी में सैनिकों की हुलिया का भी व्यवस्था किया था। कह सकते हैं हुलिया भी निर्धारण किया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? इसमें सबसे पहला दिया इब्न बतूता, नहीं। जियाउद्दीन बरली, यह भी नहीं होगा। शम्स ए सिराज अफीफ, ये भी नहीं है। सिकंदर लोदी वंश का दूसरा शासक था। इसी ने एक भूमि को मापने का पैमाना बनाया था जिसको कहा गया था गज ए सिकंदरी। भूमि को मापने का एक पैमाना बनाया था सिकंदर लोदी, जिसको कहा गया गज ए सिकंदरी। और यही गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन बलबन के संबंध में असत्य है, मतलब गलत है? इसमें देखिए पहला दिया है उसने 40 दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया था। ठीक, दूसरा है कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक, तीसरा है उसने केंद्रीय सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। तो ये तीनों सही है। और इसमें ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। इसमें पहला देख लीजिए ध्यान से, 40 दल, इसी 40 दल को कहा गया था तुर्कान ए चहलगानी। इसी का नाम था तुर्कान ए चहलगानी। और तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। कौन किया था? तो ये था इल्तुतमिश। इसी ने ही 40 सरदारों का एक दल बनाया जिसको कहा गया 40 दल या तुर्कान ए चहलगानी, है ना। और जब आया बलबन का समय तो बलबन ने इस तुर्कान ए चहलगानी के दल को समाप्त कर दिया था। तो किसने शुरुआत किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी के दल को सामंतों का दमन किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? बलबन होगा। बलबन सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी सही है। और सी वाला भी सही है। इसमें ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका? कौन सा असत्य है? तो यही हो जाएगा क्योंकि कोई असत्य नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम है। आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया है दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशजों ने शासन किया था। इसमें सबसे पहला कौन था? तो यह था गुलाम वंश। सबसे पहला जो वंश है यह है गुलाम वंश। दूसरा कौन है? तो यह है खिलजी वंश। तीसरा कौन था? तो यह था तुगलक वंश था।
तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश है? सैयद वंश है। और सैयद वंश के बाद है लोदी वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा है? लोदी वंश है। गुलाम वंश का जो समय पीरियड था ये था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का समय कितना था? तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का समय 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का समय 1414 ईस्वी से लेके 1451 तक। और लोदी वंश का समय था 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। इसमें देखेंगे सबसे पहला कौन है? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा है इसमें होना चाहिए था पांचवा। देखिए पांचवा कहाँ है? तो पांचवा है लोदी वंश तुगलक वंश पे। और चौथा कौन सा है? चौथा है सैयद वंश और सबसे बाद में है लोदी वंश। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 में क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें पहला दिया है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर था। तो 4 प्रकार के कर दिए गए हैं, इसमें एक को सुमेलित करना है। तो हिंदू जो कर दिया करते थे उसको कहा जाता था खराज। अगला है युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग था, इसको कहते थे खुम्स। इसको क्या कहते थे? खुम्स कहते थे। और यहाँ दिया मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था, इसको कहा जाता है आपका तो उस्र। इसको उस्र कहते थे। मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर को कहते हैं जकात। मुस्लिमों द्वारा लगाए जाने वाले धार्मिक कर को आता था जकात। इसके क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर ये मिला है 2 का क्या, बी का क्या है? 1 है, मतलब ए है। और सी का क्या है? तो 3 है। सी का 3 है और 4 का डी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा? सही होगा। अगला ध्यान दीजिए, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला है वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी क्या सत्य है। अगला है वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा तथा ईरानी वाद्य यंत्र तमूरा के मिश्रण से सितारा का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। तो चारों सही हैं। और इसमें किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 4 सब के सब सही हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता। खड़ी बोली का जनक क्वेश्चन आता, खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित थे? मोहम्मद गौरी संबंधित थे संसवानी वंश से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य पर किया था? तो ये किया था मुल्तान पर। करमाथी शासक थे, मुल्तान पर सबसे पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? इसमें पहला ऑप्शन नंबर ए है सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था। भीमदेव द्वितीय गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप, कठियावाड़ का शासक था। इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा थी। और इस समय कितना था? तो यह समय था 1178 ईस्वी का। समय कितना था? 1178 ईस्वी का। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था कठियावाड़ के शासक सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय पर। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय हुई थी। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय कहाँ हुई थी? तो गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या, अगला ऑप्शन क्या है? चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी के 2 युद्ध हुए हैं। एक हुआ है कौन सा? तो तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। यह हुआ था 1192 ईस्वी में। तो जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें
पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, यानी मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो यह मोहम्मद गौरी की भारत में द्वितीय पराजय थी, दूसरी पराजय थी। और अगला जो आक्रमण ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन दिया गढ़वाल शासक जयचंद। तो राजा जयचंद पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में। इसको कहा गया था चंदावर का युद्ध, इसको कहा गया था चंदावर का युद्ध। इसमें जो चंदावर का शासक था उसका नाम था जयचंद, जयचंद शासक था। तो इस चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद की पराजय हुई थी, यानी जयचंद हार गया था, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी जीता था। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार, भारत का वह कौन सा पहला शासक है जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, वो कौन हो? तो वो हो जाएगा सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय 1178 में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के विवाद का मूल था क्या? तो वो था भटिंडा। भटिंडा जो जिसको पहले कहते थे ताबर हिंद, इस पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था और इसी को पुनः प्राप्त करने के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के शासक राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ किस नाम से प्रसिद्ध है? इस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध, आपको बताया गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण करमाथी, गजनबी, सोलंकी। तो इसमें दिया है पंजाब के खोखर जनजात। समय कितना था? समय था 1206 ईस्वी का। और मोहम्मद गौरी के समय में तमाम पंजाब के खोखरों जनजातियों ने विद्रोह किया था और उसी विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी ने अंतिम आक्रमण किया था पंजाब के खोखरों जनजातियों पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार, बंगाल एवं असम पर आक्रमण किया था? इसमें कौन कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तीसरा है नसरुद्दीन कुबाचा, चौथा एल्दौज। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही बिहार पर आक्रमण करके वहां पर दो विश्वविद्यालय थे, प्राचीन विश्वविद्यालय। एक का नाम था नालंदा और दूसरे का नाम क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया था। वो कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? सबसे पहला ऑप्शन है रामचंद्र देव, दूसरा है रुद्र प्रताप देव, तीसरा है मलिक काफूर और चौथा राणा रतन सिंह। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। समय था 1296 ईस्वी का। इसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था देवगिरी पर। प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना का शासक था। नाम कौन सा है जगह का? तेलंगाना। मलिक काफूर को गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान ने खरीदा था। और राणा रतन सिंह पर आक्रमण जो हुआ था यह हुआ था 1303 ईस्वी में। किसके ऊपर? तो राणा रतन सिंह के ऊपर हुआ था। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक के समय जो दासों की संख्या थी वह थी 1,80,000। 1,80,000 दासों की संख्या थी। इसके लिए इन्होंने एक अलग से विभाग बनाया था जिसको कहा गया था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। नाम क्या था? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो दास विभाग था। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार
दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक अलग से दफ्तर खोला था, जिसको कहा गया था रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर, रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। क्यों किया था? तो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए किया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो इसमें मुसलमान होगा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस किया था, बख्तियार खिलजी। वो क्या था? तो मुस्लिम था। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउ दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद जो शासक बना जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, जबकि ऐबक की राजधानी क्या थी? तो वह थी लाहौर। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? बर्नी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसामी, है ना? तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमीर कोही। अमीर कोही का पूरा नाम था दीवान ए अमीर ए कोही। दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा गठित किया गया था? तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही के लिए कोही एक कृषि विभाग का गठन किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो खड़ी बोली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।